Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today of class 8, which is chapter number 14 about chemical effects of electric current. Okay, let's start it. See, you all know that your parents always told you not touch electrical wires, particularly with wet hands. They also told you not to stand under a tree when it is raining and there are thunderstorms. Okay, so the reason behind this is electric current and its dangerous प्रॉपर्टीज. सो आपको पता है जैसे कि आपके सभी पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपको मना करते हैं कि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को वेट हैंड के साथ क्या ना करो, टच मत करो, है ना. एंड उसके साथ साथ आपको ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप अंडर अ ट्री कभी भी आपको क्या शेल्टर नहीं लेना चाहिए अगर रेनिंग हो रही है एंड उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म्स भी है. तो ये सभी ऐसा आपको क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये इसका जो रीजन है बिहाइंड ऑल दीज सजेशंस एंड एडवाइसेस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डेंजरस प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में. सबसे पहले करंट डिस्कस करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल. किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, आप बहुत सारे सब्सटेंसेस को देखते हो, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं एंड देयर आर सम व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो अब कुछ सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज रबर, ग्लास, वुड, डिस्टिल्ड वाटर. ओके, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं. एंड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टेलीविजन, लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम, ओके, एक्सेट्रा. तो ये सभी सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. नाउ यू कैन क्लासिफाई द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस वेदर दे अलाउ करंट टू पास और नॉट. अब आप इसी बिहाव पर हर एक सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हो. किस बिहाव पर? कि वो करंट को अपने थ्रू पास होने देंगे या नहीं. सो इस बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंसेस हैं, दैट इज कंडक्टर्स एंड अनदर इज इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो गुड कंडक्टर्स होंगे वो अपने थ्रू करंट को पास होना अलाउ करेंगे. फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं, ओके, दैट इज मेटल वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी कंडक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर्स. जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे कंडक्टर्स हैं जो अपने थ्रू करंट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, plastic, rubber. Okay, these all are the examples of bad conductors, poor conductors or insulators. You could say anything. Now some substances. अब कुछ substances हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, लेकिन in a very little amount, बहुत ही little amount में. ऐसे substances को poor conductors of electricity कहा जाता है rather than being called an insulator. ठीक है. In fact, most of the substances, ज़्यादातर substances क्या कहते हैं? They allow electric current to pass through them under certain condition. ओके, कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं अपने थ्रू क्या करंट को पास होना अलाउ करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को यूज़ करने की जगह हम गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब डिफरेंट सब्सटेंसेस. द नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड. तो अब कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स क्या है? तो सिंपल टर्म्स में वो लिक्विड्स जो अनेबल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज थ्रू देम, उनको कंडक्टिंग लिक्विड्स कहा जाता है. एंड ऐसे लिक्विड्स को आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं. ओके, नाउ इज वाटर, प्योर वाटर, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्योर वाटर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? सो हाउ एवर द प्रेजेंस ऑफ इवन माइन्यूट इम्प्योरिटीज कैन मेक वाटर एज अ गुड कंडक्टर. अगर वाटर के अंदर कुछ माइन्यूट सी भी इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो भी एज अ गुड कंडक्टर एक्ट कर सकती हैं. एंड यही रीज़न है कि जो वाटर आपको टैप, रिवर, लेक से मिलता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं एंड वो कंडक्टर्स होते हैं. रेन वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, लाइम जूस, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. वेराज डिस्टिल वाटर, ऑयल, एल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. देन टेस्टिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स. अब लिक्विड्स के थ्रू कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को चेक कर सकते हैं? सो एज यू नो, प्योर वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा एंड वो लिक्विड्स जिनके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो. नाउ दे हैव गिवन एन एक्टिविटी जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को टेस्ट करेंगे एक लिक्विड के थ्रू, है ना. यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रोड्स एंड एक बल्ब का यूज करने वाले हैं. सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू हम लिक्विड की कंडक्टिविटी को टेस्ट करेंगे. सो यहाँ पे क्या एम है? टू शो दैट डिस्टिल वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये शो करने वाला है कि डिस्टिल वाटर आपका नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का. आपको 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेना है एक बीकर में जो कि 100 ml कैपेसिटी का है. फिर उसके बाद दो थिक कॉपर वायर्स देनी है और उनके प्लास्टिक कवरिंग को उनके एंड से रिमूव करना है.
अब दोनों ही जो वायर्स के ये एक्सपोज्ड एंड है, इनको आप फिक्स करोगे इलेक्ट्रोड्स के साथ, जिनको आप बीकर के अंदर प्लेस करेंगे। एंड अब दोनों ही वायर्स के एंड को सर्किट में क्या ज्वाइन किया जाएगा एज शोन हेयर। फिर उसके बाद इस सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे, उन बेयर एंड ऑफ वायर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ क्या टच करके, एंड देन यू विल ऑब्जर्व द बल्ब। तो आप क्या देखोगे कि आपको जो बल्ब है इट इज़ नॉट ग्लोइंग। ओके, दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा अरेंज किया जाएगा। सो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने जो मीडियम लिया है या जो कंडक्टर लिया है वो कंडक्टर है ही नहीं, इट इज़ अ इंसुलेटर। सो यहाँ पे एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट एक्टिविटी विच वी हैव, यहाँ पे क्या एम है हमारा, टू शो दैट वाटर कंटेनिंग एनी सॉल्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये हमारा एम है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले, जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी थी उसको आप प्रोसीड करोगे, उसमें क्या करना है, सिर्फ वो जो डिस्टिल वाटर था उसके अंदर आप अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट ऐड कर दोगे बीकर के अंदर। इसको डिसॉल्व करना है स्टीयर करके। ओके, अब इसके बाद आपको दोनों ही वायर्स के जो बेयर एंड्स हैं उसके अंदर आप क्या करेंगे, डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, एंड अगेन सर्किट को कंप्लीट करेंगे उन वायर्स के बेयर एंड को सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच करके, देन यू विल ऑब्जर्व। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे बल्ब जो है इट इज स्टार्ट ग्लोइंग, है ना, एंड वहाँ पे गैसेस के बबल्स भी आपको वायर्स के डिपिंग एड्स पे अपीयर हो रहे हैं। अब ये गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन गैस है जो कि नेगेटिव एंड पे प्रोड्यूस होगी, एंड ऑक्सीजन गैस है जो कि पॉजिटिव एंड पे प्रोड्यूस होगी। सो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि जो ये सोल्यूशन था कॉमन सॉल्ट का इन प्योर वाटर, ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो दिस एक्टिविटी ऑल्सो शोज दैट द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट गेट्स डिसोसिएट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। अब इस एक्टिविटी के थ्रू एक और चीज़ हुई है क्या, कि जो कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन था ये डिसोसिएट हो गया, सेपरेट हो गया जब हमने इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी, एंड इस डिकम्पोजिशन के जो दो प्रोडक्ट्स मिले वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स पे कलेक्ट हो गए। सॉल्ट वाटर जो कि सॉल्ट जो आपने वाटर में डिसॉल्व किया था वो किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, सॉरी वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। टैप वाटर, एसिड सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, ये सभी आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और इन लिक्विड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। समटाइम्स, अब कभी कभी जो बल्ब है, ऊपर वाली एक्टिविटी जो हमने डिस्कस करी थी उसमें ग्लो नहीं करता है जबकि लिक्विड के अंदर सॉल्ट है, स्टिल द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। ऐसा कभी कभी हो सकता है। अब यहाँ पे क्यों होता है, ड्यू टू द वीक करंट फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड। इसका रीजन हो सकता है कि लिक्विड के थ्रू जो करंट है वो वीक फ्लो हो रहा है ना। करंट आपका बहुत ज़्यादा वीक होता है तो आपका जो बल्ब का फिलामेंट है वो हीट अप नहीं हो पाता, एंड इस सिचुएशन में एक एलईडी या मैग्नेटिक कंपास को आप यूज़ कर सकते हो वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। एलईडी क्या है, एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एक वीक करंट को डिटेक्ट कर सकती है। 2 वायर्स होते हैं या लेड होता है जिसको एक एलईडी के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक लेड स्लाइटली लॉन्गर होता है देन दी अदर, एंड जब आप एक एलईडी को इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो लॉन्गर लेड है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एंड शॉर्टर वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। दिस इज एलईडी लाइट एमिटिंग डियोड्स। ओके, नाउअडेज आज के टाइम पे एलईडीज को यूज़ किया जा रहा है वाइडली फॉर द लाइटनिंग पर्पसेज ऑल्सो। ये आपके बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं जैसे कि वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा। एक और डिटेक्टर है जिसके थ्रू हम वीक करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक कंपस। एज वी ऑल नो, जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर के थ्रू फ्लो होती है तो वहाँ पे वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करती है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड को आप डिटेक्ट कर सकते हो मैग्नेटिक कंपस में जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है उसके थ्रू। ओके, चलो now next topic which we have is chemical effects of electric current. So when electric current is passed through a conducting solution, some chemical reactions takes place. अब जब आप एक कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम एक एसिडुलेटेड वाटर के थ्रू पास करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है नेगेटिव पोल पर रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन पॉजिटिव पोल पर रिलीज होगी, एंड ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एट द डिफरेंट पोल वो आपको बबल्स की फॉर्म में विजिबल होगी। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। यानी कि वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ एंड वो डिसोसिएट हो गई इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड क्या रिएक्शंस होते हैं, तो यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को एक मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे जो मेटल है वो नेगेटिव पोल पे डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज मेटल आपका पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव पोल पे। ओके, देन
समटाइम्स कभी कभी जो सोल्यूशन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है जब आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं, है ना। इससे यहाँ पे क्या कंक्लूड किया जाता है कि करंट जो है कुछ केमिकल इफेक्ट्स पोटैटो में भी प्रोड्यूस कर सकता है लीडिंग टू चेंज इन कलर। ओके, चलो। So these are the examples of chemical effects of electric current. So chemical effect of electric current को use किया जाता है industries में for electroplating metals, purification of metals, extraction of metals from their ores and production and decomposition of chemical compounds. And the most common application है chemical effect of electric current की, that is electroplating. Okay, ये एक process है जहाँ पे एक thin layer किसी भी desired metal की deposit कर दी जाती है दूसरे metal पर, किसके through? Electricity के through. इसे कहा जाता है electroplating. Next we have the topic electrolytes. So sodium, calcium, potassium, chloride, phosphate, magnesium, ये सभी क्या है? Electrolytes है। आप इनको किससे, जो foods आप खाते हो and the fluids which you drink, आप उनसे भी इनको derive कर सकते हैं। Electrolytes का जो level है body में वो काफ़ी low या high हो जाता है and ये कब होता है? जब amount of water हमारी body में change होता है। Electrolytes वो salt है या वो मॉलिक्यूल्स है जिनको कम्प्लीटली आयोनाइज किया जाता है सोल्यूशन के अंदर, एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस जो हैं वो रेडिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं इन द सोल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस जो है वो क्या नहीं कर सकते? आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइसिस। Now an electric current passed through an electrolyte solution results in the decomposition of the solution into negative and positive ions. अब एक जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उससे वो सोल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस में। अब आयन क्या है? आयन एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर जिसको क्रिएट किया जाता है बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव आयंस जिनको आप एनायंस कहते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होते हैं, दैट इज एनोड, एंड पॉजिटिव आयंस जिनको कैटायंस कहा जाता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होते हैं, दैट इज कैथोड। एंड ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डिकम्पोजिशन का इनटू आयंस ऑन पासिंग करंट थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को एक अपैरेटस के थ्रू कैरी आउट किया जाता है विच इज कॉल्ड वोल्टमीटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर एक ग्लास वेसल होती है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, दो मेटल की प्लेट्स होंगी जिनको आप इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, एंड उन सबको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के उसको एनोड कहेंगे, एंड वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको कैथोड कहा जाता है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशंस क्या हैं? इनको आप इंडस्ट्रियल केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस के लिए, मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं कैसे? वाटर को आप डिकम्पोज करेंगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करके, जब ये होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिक करंट में वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कॉज करेंगे, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, प्योर वाटर एज वी नो, प्योर वाटर एक कोर कंडक्टर है, एंड वाटर को बेटर कंडक्ट करने के लिए आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सल्फेट आयन। सल्फेट आयन जो है वो क्या नहीं करते? एज इजीली एज वाटर को इलेक्ट्रोलाइज नहीं करते हैं, तो सल्फेट्स को ऑफनली यूज़ किया जाता है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को एनहांस करने के लिए। इलेक्ट्रोड्स, किसी भी एक इलेक्ट्रोड्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज फ्रॉम अ करंट सोर्स लाइक अ बैटरी, उन्हें ऐड किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ऐड करोगे वो आपका नेगेटिव टर्मिनल जो है ऑफ द बैटरी वहाँ पर, तो वहाँ पे एक रिएक्शन होगा कैथोड पर जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यानी कि ये क्या है? आपका वाटर है, इसमें आपने क्या मिनरल सॉल्ट कोई भी ऐड करा है ना, तो वो डिसोसिएट होकर क्या बन गया? H2+OH। ठीक, दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हो जाएंगे वाटर से, बिकॉज ये आपका पॉजिटिव एंड है बैटरी का, एंड कहाँ? इलेक्ट्रोड के अंदर एंटर करेंगे। इसकी वजह से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट कैन फ्लो। अब इस इलेक्ट्रोड पे जिसको आप एनोड कहेंगे, यहाँ पे वाटर आपका क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। The next topic which we have is electroplating. So electroplating जिसको इलेक्ट्रो डिपोजिशन भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करते हैं? किसी भी डिजायर्ड मेटल की थिन लेयर को डिपॉजिट करते हैं दूसरे मेटल के ऊपर बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कि ये कैसे वर्क करता है। लेट्स सपोज दैट अ लेयर ऑफ गोल्ड इज टू बी इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑनटू मेटल ज्वेलरी टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द पीस। एक मेटल ज्वेलरी पीस है, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप एक थिन लेयर
आपको क्या गोल्ड की उसको ऊपर इलेक्ट्रो डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। सो ये जो प्लेटिंग मेटल है या जो कोटिंग है गोल्ड की, उसको कनेक्ट किया जाएगा एनोड के साथ, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड जो ज्वेलरी पीस है उसको आप कैथोड पे प्लेस करेंगे, दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब दोनों को ही एक स्पेशली डेवलप्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इमर्स किया जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, ओके, जो मेटल आपका एनोड पे था वो सॉल्ट सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद जो नेगेटिव फोल्ड कैथोड है वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से डिजायर्ड मेटल की कोटिंग करी जाती है ऑन दी अनदर मेटल। व्हील, रिम्स, हैंडल ऑफ साइकिल, टैप, ये सभी शाइनी बनाए जाते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ऊपर जो एक्टिविटी थी इसमें भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है इन कॉपर एंड सल्फेट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, एंड जो फ्री कॉपर है वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के नेगेटिव एंड पे जाएगा एंड वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। एक इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर आपका डिसॉल्व हो जाता है सोल्यूशन में भी फ्रॉम द प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। इस तरीके से जो कॉपर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द सोल्यूशन उसको रिप्लेनिश किया जाता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक यूजफुल प्रोसेस है जिसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नाउ दीज आर फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1, प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करता है, सरफेसेस को प्रोटेक्ट करता है, उनको एक थिन लेयर ऑफ मेटल से कवर करके, जो कि आपके ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के लिए, देन द मटीरियल ऑफ विच दे आर प्राइमरीली कंपोज, जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी सरफेस के अंडरलाइंग सरफेस को क्या होके ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, है ना। ये पहले कोरोड हो जाते हैं बेस मेटल से, क्योंकि इनकी डिपॉजिट कर दी जाती है किसी भी मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होगा, ये खुद का बेस बनाते हैं, पहले खुद क्या होता है कोरोड होते हैं। कॉपर, निकल, क्रोमियम, ये सभी वर्क करते हैं बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव अनरिएक्टिव कोटिंग। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। सो एज वी नो गोल्ड एंड सिल्वर एक्सीलेंट कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, बट एज दे आर नोटेड ये प्रोबेबली एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, एक्सपेंसिव है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक्स के थ्रू काफ़ी स्मॉल अमाउंट होता है इन प्रीशियस हाईली कंडक्टिव मेटल्स का, जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज के ऊपर। सेलफोन, कंप्यूटर एंड जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सभी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है इनके सर्किट्स में। अदर यूजेस, अब कुछ और यूजेस हैं। सो वाइल ब्यूटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर द प्रॉपर्टीज मोस्ट कॉमनली इंपार्टेड थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो ब्यूटी के साथ साथ कोरोजन से प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली इम्पार्ट की जाती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, एब्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, और अदरवाइज इम्पार्ट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ सरफेस दैट लैक्स दोज प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी सरफेस पे ऐसे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पार्ट किया जा सकता है जो प्रॉपर्टीज उनके पास नहीं है। वाटर पाइप, ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल, जितने भी आर्टिकल्स आपके आयरन के बने होते हैं उनके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग करी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक आपका लेस रिएक्टिव होता है देन आयरन, एंड इस तरीके से वो आयरन पाइप को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। जितने भी टिन कैन है जिनको आप फूड स्टोर करने के लिए यूज करते हो वो आपके आयरन के बने होते हैं, लेकिन इसके ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। टिन आपका लेस रिएक्टिव है देन आयरन, एंड इसीलिए वो जो फूड आप उनके अंदर पैक कर रहे हो उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। ओके, दीज आर द टिन कैन, ये बने आयरन के होते हैं लेकिन इनके ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। चलो, so that's all for today. The chapter is completed and I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.